विद्यार्थियों, हाँ, आज की क्लास का टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर में निहित होती है। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर पढ़ने के लिए जो उसका बैकग्राउंड है, जनरल बैकग्राउंड हो, हम समझ चुके हैं कि राज्यपाल कौन होता है, उसकी पद के लिए क्या योग्यताएं होती है, उसकी पदावधि कितनी होती है, पद विमुक्ति कैसे हो है उसकी संभव, सेवा शर्तें क्या है, ये बात अवधि कितनी होती है, ये हम बातें पढ़ चुके हैं। अब इसका आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। देखो, राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य को हम दो दृष्टिकोण है कि राज्यपाल जो है वो उसके प्रमुख कार्य क्या है, ये हमें जानने के लिए इसकी दो बातें आपको समझनी है। राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य, हिंदी में पावर्स एंड फंक्शंस को राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य बोलेंगे। राज्यपाल की शक्तियों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। वे शक्तियां जिनका प्रयोग वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करता है। राज्यपाल की शक्तियों कार्यों को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। वो शक्तियां जिन्हें वो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करता है, वो पावर जिन्हें वह मुख्यमंत्री और उस मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से करेगा, यानी कि उसमें राज्यपाल का स्वयं का विवेक काम नहीं करेगा, या अपने विवेक से वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां, जुडिशियरी पावर्स, न्यायिक शक्तियां। ये चार शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से करता है। अर्थात इन जो हम आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे वो शक्तियां हैं जिनका वो वैसा ही प्रयोग करेगा जैसा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उन्हें कहेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियां होती है सेकंड कैटेगरी में, जिनका प्रयोग वह स्वयं विवेक के आधार पर करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर गवर्नर अपने विवेक के आधार पर, डिस्क्रिशनरी पावर्स हम इनको बोल सकते हैं, से विवेक की शक्तियां, स्वाधिकार वाली शक्तियां, अपने विवेक के आधार पर उन शक्तियों का वह प्रयोग करता है। अर्थात इन शक्तियों के प्रयोग में वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता है, इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हम पहले पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। अब इनमें हम वही मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से हैं प्रयुक्त शक्तियां, वो शक्तियां जिन्हें मुख्यमंत्री की सलाह से यूज में लेता है। चार प्रकार की शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। जब आप ये देखेंगे तो आपको कार्यकारी शक्तियां में उसकी प्रमुख कौन कौन सी शक्तियां हैं ये एक लिस्ट में आ जाएगा आपके सामने। तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स पहले तो समझना है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से, अब उनकी सहायता से, सलाह एवं सहायता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से जो प्रयुक्त शक्तियां यूज में लेगा वो चार प्रकार की है। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। तो इन शक्तियों का जो डिटेल है, वर्णन है, वो निम्नलिखित प्रकार है। मैं आपको उसका वर्णन डिटेल से बताना चाहता हूं। देखो, दो बातें हैं। पहली बात वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर्स है गवर्नर की, वो है कार्यकारी शक्तियां। अब आपको थोड़ा सा मैं यह समझा दूं कि भारत में क्या है, मतलब आपको यह समझना है कि भारत में संघीय स्तर की भांति राज्यों में भी संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है राज्यों में भी। अर्थात राज्यपाल की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रमुख की है। जैसे केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जो भारत में लोक प्रशासन में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति वो भी संवैधानिक प्रमुख की है, जो सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च दिखाई देती है। थ्योरेटिकली सारी शक्तियां सर्वोच्च रूप से राज्यपाल में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप में वे सत्ता की शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती है। लेकिन प्रैक्टिकल में वो जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो राज्यपाल की शक्तियों का जो ये है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाने वाली जो शक्तियां हैं वो ये चार प्रकार की है। देखो, संविधान में साफ लिखा है कि राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। जैसे केंद्र में है, ऐसी व्यवस्था केंद्र में भी तो राष्ट्रपति के लिए की गई है। पर राज्यपाल की स्थिति और राष्ट्रपति दोनों में एक अंतर है। राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से इस अर्थ में विशिष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 163
के क्लोज 1 उपखंड 1 संविधान के अनुच्छेद 163 ब्रैकेट में 1 में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियां भी प्रदान की गई है, जो सेकंड प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, इस प्रकार राज्यपाल की 2 प्रकार की शक्तियां हो गई। अब पहली है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों को हमें ढंग से समझना है कि राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो कौन सी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। तो कार्यकारी शक्तियां देखो, राज्य की शासन व्यवस्था में सिरस्थ पद पर कार्यरत राज्यपाल को राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है, आर्टिकल 154 है ना, जिन्हें राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। आपको ये लाइन समझने की, राज्य की शासन व्यवस्था में सिरस्थ पद पर कार्यरत राज्यपाल को राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो सब राज्यपाल को प्रदान की गई है, आर्टिकल 154 154, जिन्हें राज्यपाल स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। राज्य के समस्त सरकारी आदेश परोक्ष रूप से राज्यपाल के द्वारा ही जारी होते हैं। राज्य के जो भी आदेश जारी होते हैं वो जो भी अधिकारी कर्मचारी जारी करेगा, लेकिन वो राज्यपाल की आज्ञा से करता है, परोक्ष रूप से राज्यपाल के द्वारा जारी होते हैं। किंतु सत्ता के प्रत्यायोजन के कारण ये आदेश लोक सेवकों के हस्ताक्षरों के रूप में जनसाधारण के सामने आते हैं। ऐसे आदेशों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये आदेश या अधिकार पत्र राज्यपाल द्वारा निर्मित या क्रियान्वित नहीं किए गए हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित अन्य प्रमुख शक्तियां जो राज्यपाल को निहित की गई वो इस प्रकार है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकारी शक्तियों का जो पहला वो है, वो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जिस दल या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को या उस गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यह आपको अच्छी तरह पता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आपको पहली बात रखने मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, अर्थात उनको शपथ राज्यपाल ही दिलवाता है। उसी प्रकार एक अगला एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। एडवोकेट जनरल, जिनको हम राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राज्यों में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो वहां के राज्यपाल करते हैं। ये कार्यकारी पावर्स में बहुत से मतलब कार्यकारी शक्तियां का मतलब बहुत सी पदाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन शक्तियों को कार्यकारी शक्तियां किए जाते हैं। हर जैसे संघ लोक सेवा आयोग होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघीय स्तर पर, उसी प्रकार राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग है, जो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति का कार्य करते हैं, उन राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ये आपको याद रखना कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगली बात जो बहुत से महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, हर राज्य में बहुत सारे विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें जो वो होते हैं चांसलर, वाइस चांसलर जिसको हम बोलते हैं, कुलपति, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और कुलपति की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि विश्वविद्यालयों का कार्य संचालन करें। लेकिन सभी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय, उन सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति गवर्नर होते हैं, कुलाधिपति गवर्नर होते हैं और कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति गवर्नर करता है। अर्थात राज्य में जितने विश्वविद्यालय उनके पदेन उनके कुलाधिपति गवर्नर होंगे और वो पदेन पोस्ट है। राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति है, लेकिन राज्यपाल परामर्श देते हैं कई बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नर से परामर्श किया जाता है। गवर्नर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के अलावा, तो उन मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा गवर्नर द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन से संबंधित, राज्य का जो प्रशासन उससे संबंधित विभिन्न नियम और आदेश जो होंगे या अध्यादेश, वो सब राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है गवर्नर। इसी प्रकार अगर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए किसी कारण से, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, तो नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल द्वारा विधायकों में से की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण भी राज्यपाल करवाता है। लोकायुक्त जो बनते स्टेट में लोकायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। इस प्रकार मैंने विभिन्न पदाधिकारियों को आपके सामने नाम लिया है, ये पदाधिकारियों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट में राज्य के मंत्रीगण, लोक सेवक तथा महाधिवक्ता इत्यादि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, किंतु
मतलब संविधान के अनुसार राज्य के मंत्रीगण, लोक सेवक और महाधिवक्ता इत्यादि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किंतु ऐसा है नहीं कि राज्यपाल जब चाहे किसी व्यक्ति को पदमुक्त कर सकता है, ये ऐसा नहीं है। ये सभी पदाधिकारी, लोक सेवक, महाधिवक्ता और मंत्रीगण, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब राज्यपाल की इच्छा तक कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यपाल जब चाहे जब इनको हटा दे। संविधान के आर्टिकल 317 के अनुसार राज्य लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 317 के अनुसार राज्य लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वस्तुतः राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयोग करता है। आपको यह समझना है कि जो कार्यकारी शक्तियां जो मैंने नाम लिया है, इन सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। एक बार वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है और मुख्यमंत्री की बनाने के बाद मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की लिस्ट देता है उनको मंत्रिपरिषद में नियुक्ति कर देता है और उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो कहता है उन्हीं के अनुसार गवर्नर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात जो मैंने पदाधिकारी बताया उसमें वह मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानता है। तो इनडायरेक्टली में इन पदाधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करती है, बस होता गवर्नर के माध्यम से। आर्टिकल 167 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय एवं कार्यकलाप राज्यपाल को सूचित करे। मतलब राज्य मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिए हैं या राज्य प्रशासन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो गवर्नर को मुख्यमंत्री बताता रहे। यह आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है। यह भी है कि राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचना एवं जानकारी मांग सकता है, जब चाहे जब बुलाकर। ठीक है, और वैसे आर्टिकल 166 2 एवं 3 इसके जो पार्ट है उसके अनुसार राज्यपाल राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि नियम निर्मित करवाता है, रूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार के जैसे कार्यविधि नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकरणों में आदेश जारी करने से पूर्व मतलब कुछ ऐसे कार्यविधि नियम है जिन कार्यविधि नियमों का जो निर्माण कराता है वो गवर्नर कराता है। तो ये जो मैंने आपको नाम लिए ये सभी शक्तियां हैं, वो कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स है और इन एग्जीक्यूटिव पावर्स का उपयोग राज्यपाल मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, आपको इन पदाधिकारियों का नाम याद रखना है। तो ये पदाधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं वो कार्यकारी नियुक्तियां हैं। इसी प्रकार इनके साथ साथ कुछ विधायी शक्तियां भी है, लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर की, जिन्हें हम कह सकते हैं कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स है, विधायी शक्तियां। तो कुछ विधायी शक्तियां भी है गवर्नर के पास। उन विधायी शक्तियों का जो हमें है पता होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को दी गई संसद से संबंधित विधायी शक्तियों की भांति, जैसे राष्ट्रपति को संसद में विधायी शक्तियां दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए, उसी प्रकार गवर्नर को भी राज्य विधानसभा में कुछ राज्य विधानों से संबंधित आवश्यक विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। पहली, राज्य विधानसभा का सत्राहूत करता है, सत्र बुलाना गवर्नर। तो राज्य विधानमंडल का सत्राहूत करता है गवर्नर, जैसी तो विधानसभा का सत्र बुलाना विधायी शक्ति हो गई। विधानमंडल को संबोधित करता है, मतलब विधानमंडल को में अपना संभाषण देता है, संबोधन। ठीक है, एक साल में पहला संबोधन जो होता है वो गवर्नर देता है। सरकार की भविष्य की कार्यनीतियां बताई जाती है। तो विधानसभा का सत्राहूत करना, विधानमंडल का है ना, जिस राज्य में 2 सदन है उनमें उसको राज्य विधानमंडल बोलेंगे। जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों है उसको राज्य विधानमंडल बोलेंगे। और एक ही सदन है तो राज्य विधानसभा बोल सकते हैं, राज्य विधानमंडल बोल सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल का सत्राहूत करना और राज्य विधानमंडल को संबोधित करना। विधानमंडल के सत्र का अवसान भी गवर्नर करता है। सत्र जब पूरा हो जाता है तो उसका अवसान गवर्नर करता है। और राज्य विधानमंडल को विकृत भी कर सकता है वो, ठीक है ना, भंग कर सकता है। मतलब लोकसभा की भांति राज्य विधानमंडल का मतलब है कि अगर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो केवल विधानसभा भंग होगी। तो विधानसभा लोकसभा की भांति विधानसभा को भंग भी कर सकता है आवश्यकता अनुसार, मुख्यमंत्री की सलाह से। जब मुख्यमंत्री का बहुमत हो तब मुख्यमंत्री की सलाह में सहायता की शक्तियां हैं, तो मुख्यमंत्री का जब बहुमत हो तब वो ऐसा कार्य कर सकता है। मैं बता रहा हूं सभी। विधानमंडल के पास विचारार्थ कोई प्रकरण भेज सकता है विधानमंडल के पास कि इस पर विचार करना है गवर्नर। ठीक है, विधानमंडल के विधेयकों का अनुमोदन तथा अनुमति प्रदान करता है। ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, उनका अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही कोई विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को पावर है उसी प्रकार राज्य विधानसभा ने या राज्य विधानमंडल ने कोई बिल पारित किया है, कोई विधेयक पारित किया है, बिल को हिंदी में विधेयक बोलते हैं, तो राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही वो बिल या विधेयक अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल चाहे तो तुरंत अनुमति प्रदान कर सकता है। यह आपको पता है कि चाहे तो तुरंत अनुमति प्रदान कर देगा, विधेयक को विकृत भी कर सकता है, संशोधन या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या उचित समझे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है।
ठीक है ना। मतलब ये राज्यपाल जो है, राज्य विधानमंडल ने कोई पारित कर दिया बिल, उसके संबंध में इसके पास ऑप्शन है गवर्नर के पास कि चाहे तो तुरंत अनुमति प्रदान कर दे, या विधेयक को विकृत कर दे, या संशोधन या पुनर्विचार है तो वापस राज्य विधानमंडल के पास भेज दे, या अगर उन्हें लगे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति है तो आरक्षित कर सकता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला अगर कोई विधेयक है राज्य विधानमंडल में तो राष्ट्रपति को भेज देगा। राष्ट्रपति को भेजना अनिवार्य है ना। राज्यपाल द्वारा लौटाया गया कोई भी विधेयक यदि पुनः विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास स्वीकृत है तो भेजा जाए तो राज्यपाल के पास अनुमति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक भेजा है विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए, और अगर वापस राज्य विधानमंडल ने राज्यपाल के भेज दिया तो उसको अनुमति देगा ही देगा। राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। ये कुछ प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं विधायी शक्तियों में एक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण विधायी शक्ति जिसको हम बोलेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति, भारत के लोक प्रशासन में हम पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, उसी प्रकार राज्यों में गवर्नर को, राज्यपाल को आर्टिकल 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश देने की शक्ति है। और अध्यादेश के बारे में आप डिटेल से जानते ही है कि अध्यादेश कानून का ही रूप होता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो या ऐसी जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि तत्काल कोई कार्रवाई आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है ना। ऐसे अध्यादेश राज्य विधानमंडल की अगली बैठक में स्वीकृत हेतु रखे जाना आवश्यक है, अन्यथा सदन आहूत होने के, मतलब जब राज्य विधानमंडल का, मतलब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा। राजस्थान के संदर्भ अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब कोई तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता या लीगलिटी वही है जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित की गई किसी नियम, कानून या अधिनियम की है। लेकिन ऐसा अध्यादेश राज्य विधानसभा की जब अगली बैठक होगी उसमें स्वीकृति के लिए रखा जाएगा, और अगर राज्य विधानसभा ने उसको स्वीकार कर लिया तो वो परमानेंट अधिनियम बन जाएगा। और अगर उन्होंने सत्र आहूत होने के 6 सप्ताह के पश्चात 6 सप्ताह तक उसको स्वीकार नहीं किया तो वो स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। तो अध्यादेश को विधानमंडल अस्वीकृत भी कर सकते हैं। राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया उसको राज्य विधानमंडल या राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राज्य विधानसभा उसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं, स्वीकृत भी कर सकते हैं, या स्वयं राज्यपाल 6 सप्ताह पूर्व वापस भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो महत्वपूर्ण शक्ति है। और जहां एक बात और बताना चाहूंगा, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि जहां पर विधान परिषद भी और विधानसभा भी है, जैसे राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में सिर्फ राजस्थान विधानसभा है, तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है वहां उच्च सदन में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को नामजद करने का अधिकार है, जो विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों के विशेष ज्ञान, प्रसिद्धि या अनुभव वाले होते हैं, है ना। इसी प्रकार राज्यपाल को यह संतुष्टि हो जाए कि विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे एक सदस्य नामजद कर सकता है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद जहां द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये जो सारी शक्तियां हैं, ये जो मैंने आपसे चर्चा करी, ये सभी विधायी शक्तियां हैं। इसी प्रकार है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। हमें थोड़ा वित्तीय शक्तियां और समझनी है राज्यपाल की। फाइनेंशियल पावर जिस प्रकार उसकी है, क्या राष्ट्रपति की, जिस प्रकार राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती है उसी प्रकार राज्यपाल की भी कुछ वित्तीय शक्तियां होती है जिन्हें हम फाइनेंशियल पावर्स कह सकते हैं। शॉर्ट में आपको समझना है कि वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल बजट रखवाता है विधानसभा के सामने, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिस बजट का पूरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, पूर्व को अतिरिक्त व्यय के बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है तथा जब तक बजट विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तब तक आक्षेप की निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति की आज्ञा दे सकता है। वित्तीय विधेयक राज्य विधायक मंडल में राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ये होगी वित्तीय शक्तियां गवर्नर साहब की। इसी प्रकार कुछ और शक्तियां हैं जिन्हें हम बोलेंगे न्यायिक शक्तियां, जुडिशियली पावर्स। जुडिशियल पावर आपको अच्छी तरह पता है, भारत के राष्ट्रपति को भी बहुत सारी न्यायिक शक्तियां मिली हुई है। तो जैसे भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां मिली हुई है उसी प्रकार गवर्नर को भी भारत में न्यायिक शक्तियां मिली हुई है। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा गवर्नर को, और ये एक डिफरेंस है कि गवर्नर को और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या क्या फर्क है। तो गवर्नर को संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य सूची में, आपको याद रखना है कि गवर्नर, संविधान में शक्तियां दी गई, गवर्नर केवल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में ही न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, राज्य सूची के विषयों पर।
संघीय सूची के विषयों पर नहीं, राज्य सूची के विषयों पर दिए गए विषयों के संबंध में, राज्य सूची में जो भी विषय देंगे उसके संबंध में अगर न्यायालय ने कोई किसी दंडित किए गए व्यक्तियों को दंडित किया है तो उन व्यक्तियों को राज्यपाल गवर्नर क्षमा भी कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को परामर्श देता है, ये भी न्यायिक शक्तियों में आ गया। जिला न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय भी राज्यपाल करता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति पदोन्नति से संबंधित जो निर्णय होते हैं उनके वो भी वही करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली हुई है क्षमादान की, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां मिली हुई है। लेकिन इनमें कुछ अंतर है। अंतर यह है कि मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है। अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ तो राष्ट्रपति को उसको क्षमादान का पूर्ण अधिकार है, किंतु गवर्नर को यह अधिकार नहीं है। और सैनिक न्यायालय द्वारा जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनके द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं है। 72 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को मिली हुई इनमें डिफरेंस है, गवर्नर को ये शक्तियां नहीं है। इस प्रकार जो न्यायिक शक्तियां हैं ये आपको रखना है कि 164 के अंतर्गत ये सही है, सॉरी 164 के अंतर्गत नहीं, 161 के अंतर्गत, आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकृत और परिहार, विराम या प्रविलंब करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब उसको कम करने की, स्थगित करने की राज्यपाल तथा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां है ना, मतलब न्यायिक भूलों को सुधारने के लिए दी गई है। लेकिन पता है दोनों में डिफरेंस क्या है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा करने की शक्ति गवर्नर के पास नहीं है। ये फर्क है दोनों की शक्तियों में। तो ये जो 4 प्रकार की शक्तियां हैं ये सभी वो शक्तियां हैं, वो पावर्स है गवर्नर की, जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहले प्रकार की, पहले कैटेगरी की है, जिन्हें वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग गवर्नर करेगा। ये आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह शक्तियों से कार्यकारी शक्तियों का, विधायी शक्तियों का, वित्तीय शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरी कैटेगरी की जो शक्ति है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और वो शक्ति है जिनमें मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, उन परिस्थितियों में वो उन शक्तियों का प्रयोग विवेक से, अपने विवेक से करता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। उन्हीं के कारण विवाद होता है, बहुत विवादित वो होती है। उनमें गवर्नर कई बार केंद्रीय सरकार के निर्देश, आरोप लगते हैं कि वो केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, तो उन शक्तियों को जानना जरूरी है। फिलहाल राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां मैंने जो आपको बताई, आपको इसको ढंग से रिवाइज करना है। आज की क्लास बस इतनी।